Hello students, welcome in my chemistry class. In previous class we talk about azeotropic mixture and then after we will start another topic of this chapter that was most important, colligative property. Colligative property. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depends on quantity or amount of solute but not their nature। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, जो अमाउंट उसका उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करती हो, ना कि उस सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती हो। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सॉल्यूट की क्वांटिटी अमाउंट पे डिपेंड करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई थिंक इज इट क्लियर कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो कि सॉल्यूट की क्वांटिटी पे, सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेचर पे, ठीक है। तो बेसिकली हमें जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है तो हमें ध्यान रखना है कि हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट भी होगा, बट जो हमारा मेन जो होगा, मतलब ये जो प्रॉपर्टी होगी वो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। अब हमें इसमें कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि बस अब हमने इसमें स्टार्ट कर लिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कुछ पॉइंट्स भी हमें ध्यान रखने थे किस कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कंडीशंस फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो ये है कि सॉल्यूशन प्रेजेंट इन डाइल्यूट फॉर्म, सॉल्यूशन किस फॉर्म में होना चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट विल बी नॉन वोलाटाइल इन नेचर, नॉन वोलाटाइल इन नेचर। सॉल्यूट का नेचर कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। एक चीज और यहां पे मैं बताऊंगा आपको, वो भी आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट, सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब यह है कि जो सॉल्यूट है उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस पर एप्लीकेबल होगी। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आगे चल के हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन जब किसी सॉल्यूशन में होने लगता है सॉल्यूट का, तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस इफेक्ट को हम फाइंड आउट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर से, वांट ऑफ फैक्टर से, जिसको कि हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कि सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। नॉर्मल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी उसके अंदर सॉल्यूट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। डिसोसिएशन का मतलब आप समझ रहे, सॉल्यूट पार्टिकल्स का डिसोसिएट होना, और एसोसिएशन का मतलब जब सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में ज्वाइंट होकर बिगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लगे, डाइमर में कन्वर्ट होने लगे, तो उस केस में हम इसका यूज नहीं
करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा किसी सॉल्यूशन में देखते हैं कि वहां पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है, तो हम एक फैक्टर यूज करते हैं, वान टॉप फैक्टर, जिसको कि स्मॉल आई से यूज करेंगे और तब उसको इसके अंदर यूज करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो फिलहाल अभी आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसकी वो प्रॉपर्टी जो उसकी सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करती है, तो उसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जब हम मतलब कोई भी सॉल्यूशन लेंगे तो डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे, डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा तभी हम उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल करेंगे। सॉल्यूट जो होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। सॉल्यूट डज नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि हमें पढ़नी है, जरा देखते हैं एक बार। हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 12th क्लास में यही है, आपको पढ़नी है। इसमें सबसे पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड हम पढ़ेंगे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वन बाय वन एक एक डिस्कस हमें करना है, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हम फोर्थ पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों ही प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर इनमें से किसी भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बड़े आराम से इसको समझिएगा कि क्या होता है, कैसे फॉर्मूलों को यूज करते हैं। हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पढ़ेंगे, हमें चारों पढ़ने हैं, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे रिलेटिव का मतलब अभी हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। समझिएगा इस बात को। सबसे पहले इसमें एक चीज और हमें समझने की, वेपर प्रेशर क्या होता है तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी कंपोनेंट को हीट करते हैं, लिक्विड कंटेंट को, तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वेपर में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ वेपर्स बनने लगे तो कुछ देर के बाद इस वेपर और इस लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम किस केस में आता है कि जिस रेट से आपका इवेपोरेशन होता है उसी रेट से उसमें कंडेंसेशन होता है। जब दोनों की रेट सेम हो जाती है तो उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम पे ये जो वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं इस कंटेनर ऑफ वॉल पे, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या बात समझ में आई यहाँ पे? ये बात आपको समझ में आई कि जो आपका लिक्विड है वो इवेपोरेट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, और जब वहां पे बहुत सारे वेपर्स हो जाएंगे तो वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे और आफ्टर कोलिजन वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, तो उनको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है, और उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये जो वेपर्स है जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसी को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। अब आप सोचिए कि अगर आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर उसी का बनेगा जो वोलेटाइल होगा। वेपर किसका बनता है? जो वोलेटाइल नेचर का होता है। तो यहां पे एक केस कंसीडर किया जाता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है। क्या है? सॉल्वेंट आपका क्या है? वोलेटाइल है, ठीक। लेकिन हम इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए जो इसमें सॉल्यूट मिक्स करेंगे वो सॉल्यूट हमें कैसा लेना है? नॉन वोलेटाइल लेना है, ठीक। क्या लेना है? नॉन वोलेटाइल लेना है, ठीक। तो अब होगा क्या, आप इस बात को समझिएगा जरा ध्यान से कि इसमें होने वाला क्या है, ठीक है। एक कंपोनेंट सॉल्वेंट हो गया वोलेटाइल और एक कंपोनेंट हो गया नॉन वोलेटाइल जो कि सॉल्यूट है। इसका कोई वेपर नहीं बनेगा, सिर्फ
वेपर किसका बनेगा, सॉल्वेंट का, लेकिन सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूट तो इसमें डिसॉल्व होगा, लेकिन वेपर सिर्फ किसका बनेगा, सॉल्वेंट का बनेगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे। अब बहुत सिंपल सी बात हम यहाँ पे बोलेंगे कि जब आप किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है, तो जो ये सरफेस आपका था पहले, जब इसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं था, ठीक है, तो इन सारे सरफेसेस से वेपर्स बन रहे होंगे, ठीक है, जितना भी सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक। जब इसके अंदर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया, तो वो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा उस सरफेस पे जहां से वेपर्स बन रहे थे, तो कुछ स्पेस वो ऑक्युपाई कर लिया। सपोज जैसे ये स्पेसेस अब सॉल्यूट पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई कर लिया। किसने ऑक्युपाई कर लिया, सॉल्यूट पार्टिकल्स ने, ठीक है। और ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल होने का मतलब है कि वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो जब वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे और जो अब नीचे के पार्टिकल्स है वो उतने आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि इन्हीं में वो कोलाइड होकर नीचे ही रह जाएंगे, तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो उस टाइम पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट ऐसा हमने मिक्स कर दिया जो कि वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट था वोलेटाइल, उसमें भी कुछ स्पेस नॉन वोलेटाइल ने ऑक्युपाई कर लिया, तो जिस रेट से वो इवेपोरेट हो रहा था सॉल्वेंट, वो रेट डिक्रीज हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और उस डिक्रीज हुए वेपर प्रेशर की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आई थिंक आपको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, they occupy surface area of the volatile components, that's why the formation of vapors decreases। जब वेपर्स बनने डिक्रीज हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इज इट क्लियर। इसके बाद अब इसको थोड़ा सा हमें मैथमेटिकली देखना है कि फॉर्मूले में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम दोनों कंपोनेंट्स के लिए पार्शियल प्रेशर का टर्म राइट करेंगे तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, टोटल प्रेशर इन द सेंस सॉल्यूशन का प्रेशर आप लिख सकते हैं, P टोटल इक्वल्स टू दोनों कंपोनेंट का जितना प्रेशर होगा, यहां पे हमने लिखा PA प्लस PB। इज इट क्लियर। अब आप मेरी बात को समझिए कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल। और जब ये नॉन वोलेटाइल होगा तो इसका प्रेशर हम कंसीडर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के प्रेशर के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। यू कैन अंडरस्टूड हियर, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर यू कैन राइट P नॉट दिस एंड दिस, लिख सकते हैं हम ऐसा। अब इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो हमारे पास ये इक्वेशन मिली, इसी को एक्सपेंड करना है हमें। टोटल प्रेशर यू कैन राइट हियर PA, ओनली PA, क्योंकि जो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा वही सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर भी होगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं P नॉट। अब देखिए, काई A प्लस काई B इज इक्वल्स टू 1, तो यू कैन राइट हियर काई A इक्वल्स टू 1 माइनस काई B, लिख सकते हैं। तो यहां हम उसी चीज को रिप्लेस कर देते हैं काई B के टर्म में, काई A की जगह अगेन PS इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P नॉट A काई B, लिख सकते हैं आप ऐसा। एक्सचेंज कर लीजिए, कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। PS इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर आके आपका पॉजिटिव हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे काई B इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट A, दैट इज द रिलेशन ऑफ
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये एक जो रिलेशन आया, इस रिलेशन को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आप बात को समझिएगा जरा, इसका आप स्क्रीनशॉट या जैसे भी है पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए, इधर का मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अब जो चीज हमें यहां पे मिली, इसी का मतलब हमें थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अगर आप काई बी का मतलब यहां पे समझने की कोशिश करेंगे तो काई बी एक्चुअली क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि बी हम क्या कंसिडर करते हैं, सॉल्यूट। तो ये काई बी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, और हमने पढ़ा था कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूट की क्वांटिटी या मोल्स या अमाउंट पे डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से तो ये एक बात क्लियर हो गई कि ये जो प्रॉपर्टी आई है, इस प्रॉपर्टी का जो रिलेशन है वो काई बी से है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से है, यानी कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, अब एक चीज यहां पे ये भी पूछा जाता है, ये सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का टर्म हुआ। ठीक है, जब आपसे रिलेटिव पूछ लिया जाएगा तो रिलेटिव जो लोअरिंग होती है उसको हम सिर्फ इंडिकेट करते हैं किससे, रिलेटिव लोअरिंग को, ये जो टर्म है बस इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट ए पी एस ओवर पी ए नॉट। तो दिस इंडिकेट्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेशन ही पूरा आपका क्या इंडिकेट करता है, रिलेटिव लोअरिंग को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass ऑफ सॉल्यूट। क्या हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्यूट का मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं? इस रिलेशन को हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे, अभी तो हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया था, अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकालने वाले हैं, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने वाले। तो जो हमारे पास रिलेशन था वो था पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इक्वल्स टू काई बी। यही इक्वेशन था आपका, जिसमें आप इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं, एंड दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, अब जो ये टर्म है इसी को सिंप्लीफाई कर देना, आपकी बात यहां पे सॉल्व हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, काई बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ओवर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि एक जो टर्म है आपका, सपोज जो NB है, ठीक है, उसको हम लेस देन मानते हैं NA। ठीक है, फिर हम काई बी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहां पे NB ओवर NA। ठीक है, कि जो NA के कंपैरिजन में NB के नंबर ऑफ मोल्स है वो बहुत कम है। अगर कहीं पे ज्यादा है तो आप नेग्लेक्ट नहीं भी करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको इस पूरे को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली केसेस होंगे वहां पे हम देखेंगे कि एक टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेजिबल मान लेते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचा काई बी इक्वल्स टू NB ओवर NA। ठीक है, हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी काई बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका WB इंटू MA ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई काई बी इक्वल्स टू, इसी को हमें यहां पे क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस कर देते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट इक्वल्स टू इंटू MB। तो क्या आप इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस रिलेटिव लोअरिंग को जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते, क्योंकि अब हमारे पास एक मॉलिक्यूलर मास का टर्म आ गया। सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हम यहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप हमेशा देखेंगे जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, मॉलिक्यूलर मास हमेशा डिनोमिनेटर में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां से एक बात प्रूव हो गई। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो डिराइव करना पड़ेगा आपको ये पूरा स्टेटमेंट। हालांकि डेरिवेशन कम आता है, न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। तो ये चीज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला हो गया कि इसमें से आपको बहुत बार मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया जाता है, सॉल्वेंट का प्रेशर पूछ लिया जाता है कितना है, या सॉल्यूशन का पूछ लिया जाएगा। तो वो चीजें गिवन होंगी। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। आई थिंक अब आपको इसमें सारे टर्म समझ आ गए होंगे। ये आपका क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस वन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस वन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये बात अब आपको पहले से क्लियर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए इसमें जो है कि इसका जो मेजरमेंट है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो इतना ही है कि हम इतने से सफिशियंट हो जाएगा। हमारा जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इवन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो आता है वो भी यहाँ से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड है जिसमें हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं, ओस्टवाल्ड वाल्कर मेथड। ठीक है, तो आपको ये मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे कंसंट्रेट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।